तो गाइस, जैसा कि आप सभी को मैंने बोला था कि जैसे ही हमारा वॉल्यूम 2 एडिटोरियल खत्म हो जाएगा तो वॉल्यूम 1 जो हमारा जनवरी फरवरी में जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ था, तो काफ़ी टाइम हो गया प्रैक्टिस सेट लगाए हुए। तो मैंने बोला था कि उसका रिवीजन में स्टार्ट करेंगे। आप सबने बोला था यस सर, डेफिनेटली जरूर से स्टार्ट करें। तो अब जो है वॉल्यूम 2 एडिटोरियल खत्म हो चुका है, वॉल्यूम 3 द प्लेटफॉर्म खत्म हो चुका है। तो अब हमें वॉल्यूम 1 से स्टार्ट होने जा रहा है। एडिटोरियल वॉल्यूम 1 का हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप सभी को पसंद आया। कमेंट करके जरूर बताएं और अपने कट ऑफ मार्क्स को भी जरूर जरूर हमारे साथ शेयर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हे एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारा बिहार दरोगा 2021 पीटी के लिए लगातार धुआंधार तरीके से चल रहा है मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जिसमें हमने अभी अभी स्टार्ट करा है एडिटोरियल का फुल लेंथ मॉक टेस्ट। और इसमें हमने एडिटोरियल का सेट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 हमने दे दिया है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लिंक को फॉलो करें, आप वीडियो आपको सीधे सीधे दिख जाएगा। या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां एडिटोरियल बिहार दरोगा पीटी 2021 करके प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां से भी आप डायरेक्टली देख सकते हैं। ये जो हमारा वीडियो होगा वो होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के ऊपर, और इस प्रैक्टिस सेट का कट ऑफ जो है वो होगा 66 मार्क्स। उम्मीद करता हूं आप सब इस कट ऑफ को जरूर जरूर पार करेंगे, इवन इससे भी बढ़िया स्कोर करेंगे। चलिए बिना देरी के फटाफट से आज की जो वीडियो है हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में जो है ना अधिकतर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, याद रखें, ठीक है। और इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है, याद रखें। ये वन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में ये होते हैं। और इन वनों में किस किस पौधे, किस किस कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं जो मुख्यतः जो पाए जाते हैं वो उनमें होते हैं, चंदन होता है, शीशम होता है, महुआ होता है, साल, इन सब का जो है पेड़ इनके उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में ऐसे ही पेड़ पाए जाते हैं। 2 देखते हैं, काचिन पहाड़ियां भारत और किस देश के साथ सीमा निर्माण करती हैं? तो काचिन पहाड़ियां जो है ना भारत और म्यांमार के साथ सीमा निर्माण करती हैं। यह भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करती है और यह पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश से लगती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? कौन सा यहाँ स्टेटमेंट रॉन्ग है जलोढ़ मिट्टी के बारे में? देखिए, तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में जो स्टेटमेंट यहाँ रॉन्ग है, देखिए, नवीन जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, यहाँ पे एक गलत है, ठीक है। तो याद रखें, भारत के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा जो है वो सर्वाधिक विकास इसका होता है, ठीक है। और भारत में सबसे अधिक भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, ठीक है। पुराने वाले को बांगर कहा जाता है, नए वाले को नहीं। यहाँ नवीन बोल रहा है तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? नए वाले को खादर। याद रखें आप लोग, नए वाले को खादर, पुराने वाले को बांगर। तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोल रहा है। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन जो होता है वो होता है उड़ीसा गवर्नमेंट, उड़ीसा स्टेट के द्वारा ही इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ना ये छत्तीसगढ़ में ये उपस्थित है, याद रखें, ठीक है। 1982 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया था, याद रखें, 1982 में, ठीक है, 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, उपरोक्त में से किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? तो देखिए, किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो उत्तर पूर्वी हिमालय में और पश्चिमी घाटी में, इन दोनों क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। देखिए, सुंडा ट्रेंच किस सागर महासागर में स्थित है? सुंडा ट्रेंच, ठीक है, तो ये जो है ना, देखिए, ये हिंद महासागर में स्टेब्लिश्ड है, याद रखें। 8 देखते हैं, अमरावती, हेमावती, काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सारी जो सहायक नदियां हैं वो कावेरी की सहायक नदी है, याद रखें। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, ठीक है, जो कि इसका जो है ना कर्नाटक जिला में, कुर्ग जिला एक्चुअल होता है जो कर्नाटक में पड़ता है, वहां से ये निकलता है, ठीक है। इसके दाहिने तट से मिलने वाली जो सहायक नदी है वो काबिनी है, स्वर्णावती है, अमरावती है, तथा बाएं तरफ से जो मिलता है वो सहायक नदी कौन सा? हेमवती, अकाड़वती, हरंगी, ये सब नदियां बाएं ओर से मिलती हैं, राइट। चलिए 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है। 1 घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? तो 1 घंटे के डिफरेंस के लिए 15 डिग्री देशांतर की आवश्यकता होगी, ठीक है।
चलिए, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है? तो ये जो है ना, देखिए कब तक है, तो ये है हमारा 2045 तक। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा 15 फरवरी 2000 को नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा की गई थी। इस जनसंख्या नीति का जो दीर्घकालिक उद्देश्य जो था वो ईयर 2045 तक स्थिर जनसंख्या के लक्ष्य को प्राप्त करना था। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 देखते हैं क्या बोल रहा है, गाय के नस्लों में कौन सी विदेशी नस्ल का है? यहाँ पे जो दिया हुआ है सारा, तो ये है ना, देखिए फ्रीजियन, ये विदेशी नस्ल का है। ठीक है, फ्रीजियन जो है ये मूल रूप से कहाँ पाया जाता है? ये नीदरलैंड में पाई जाने वाली गाय की एक नस्ल है। 12 देखते हैं, पाइप्ड प्राकृतिक गैस यानी पीएनजी प्रयोग किया जाता है कहाँ? तो ये जो प्रयोग किया जाता है ना, देखिए ये प्रयोग किया जाता है पकाने यानी भोजन बनाने वाले गैस के रूप में। ठीक है, चलिए 13 देखते हैं क्या बोल रहा है, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? तो ये जो पैदा होती है, देखिए संलयन अभिक्रिया से ये होती है। ठीक है, संलयन अभिक्रिया बहुत ही तीव्र चाल से होती है, जिसके परिणाम स्वरूप सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है। हाइड्रोजन बम जो है ना, नाभिकीय अनियंत्रित संलयन क्रिया पर आधारित होता है। तो यही है जो है संलयन अभिक्रिया, इसी अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण जो है ये पैदा होता है। 14 देखते हैं क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी में नियंत्रक छड़ के की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ये जो किया जाता है, देखिए बोरॉन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 15 देखते हैं क्या बोल रहा है, चिली शेरा किसका सामान्य नाम है? तो चिली और शेरा जो सामान्य नाम है वो है सोडियम नाइट्रेट का। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 16 देखते हैं, 16 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम में से जाना जाता है? तो यहाँ जो जाना जाता है, देखिए फिनॉल जाना जाता है कार्बोनिक एसिड के नाम से। ठीक है, 17 देखते हैं, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो परमाणु जो तत्व संख्या 29 है ये संबंधित है डी ब्लॉक से। ठीक है, चलिए 18 देखते हैं, 18 में क्या बोला जा रहा है, देखिए 18 में बोला जा रहा है, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली यानी समुदाय की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो समुदाय यानी प्रणाली की ऊर्जा पे जो प्रभाव पड़ेगा वो होगा घटेगा वो। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 19 देखते हैं, 19 में क्या बोला जा रहा है, देखिए निम्नलिखित में से किन किरणों में कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है? तो इसमें जो पाई जाती है वो इलेक्ट्रॉन में द्वि प्रकृति पाई जाती है, इसका ध्यान रखें आप लोग। 20 देखते हैं क्या बोल रहा है, एंजाइम के प्रोटॉन भाग को क्या कहते हैं? तो एंजाइम के जो प्रोटॉन भाग को बोलते हैं वो एपेंजाइम बोलते हैं। याद रखें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? तो यहाँ जो रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है वो है क्रिएटिन। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, और क्रिएटिन जो होता है ये प्रोटीन बाल, नाखून, सींग जो गाय भैंस में होती है इन सब में भरपूर मात्रा में पाया जाता है केराटिन। ठीक है, 22 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? तो वो नहीं करता है यकृत। ठीक है, तो यकृत जो है किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावित नहीं करता है। पीत का लगातार स्रावित करना यकृत का मुख्य कार्य है। ठीक है, इसलिए पीत में पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, फिर भी पाचक एंजाइम नहीं होते पे भी फिर भी यह पाचन में विशेष वसाओं के पाचन में महत्वपूर्ण भाग लेता है पीत, जो यकृत जिससे सारा स्रावन करता है पीत का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 23, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो विटामिन B2 का जो अन्य नाम है वो है राइबोफ्लोविन। ठीक है, याद रखें विटामिन B2 का सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसे राइबोफ्लोविन के नाम से ही इसका रासायनिक नाम इस नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है दूध में, पनीर में, पत्तेदार सब्जियों में, इन सब में विटामिन B2 भरपूर मात्रा में मिलता है। 24 देखते हैं, मूत्र का असामान्य घटक है क्या? तो मूत्र का जो असामान्य घटक है वो एल्ब्यूमिन है। ठीक है, एल्ब्यूमिन है मूत्र का सामान्य घटक। सामान्य मूत्र में क्या पाया जाता है? देखिए 95% ऑफ वाटर उसमें होता है। ठीक है, 95% ऑफ उसमें वाटर होता है। यूरिया 2.6% हो जाता है। अनावश्यक लवण के जो आयन होते हैं वो सब मिला के 2% हो जाते हैं। उसके बाद क्रिएटिनिन जो होता है वो 0.3% के आसपास होता है। और जो मूत्र यानी जो टॉयलेट, मानव टॉयलेट जो होता है उसमें एल्ब्यूमिन बिल्कुल भी नहीं होता है। 25 देखते हैं,
महारंध्र जो एक द्वारक है निम्न में से कहाँ होता है? तो ये कहाँ होता है? ये होता है कपाल में, ठीक है। 26 देखते हैं, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? मानव रुधिर का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4, याद रखें, ठीक है। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4। और स्वस्थ मनुष्य में लगभग कितना ब्लड होना चाहिए नॉर्मली? तो 5 से 6 लीटर होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखें। यह एक संयोजी उत्तक होता है, ठीक है, और जिसमें प्लाज्मा कितना होता है? 55% होता है, और रुधिराणु जो है 45% होता है। ब्लड की बात हो रही है, ठीक। चलिए 27 देखते हैं, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो ईसीजी जो है ना, किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो ये हार्ट की, हृदय की गतिविधि को, ठीक है। ईसीजी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। ये एक प्रकार का चिकित्सीय परीक्षण होता है। इसमें टेस्ट किया जाता है कि हृदय की गतिविधि और हार्ट बीट वगैरह और हार्ट का पोजीशन क्या है। तो एक तरीके से ये हार्ट का टेस्ट होता है ईसीजी के द्वारा। निम्न में से कौन सा दोनों बहिःस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है? तो ये जो नहीं करता है ना, वो पीयूष ग्रंथि नहीं करता है, याद रखें। पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है तथा इस ग्रंथि के हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, ठीक है। अतः इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। जबकि अग्नाशय, वृषण तथा अंडाशय मिश्रित ग्रंथियां जो होती हैं वो बहिःस्रावित ग्रंथि तथा अंतःस्रावित, ये दोनों के रूप में व्यवहार करती हैं, याद रखें, ठीक है। 29 देखेंगे हम, निम्न में से कौन सा प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संभव होते हैं? इसमें जो हो जाएगा देखिए, चालन और श्वसन। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 30 देखते हैं, 30 में क्या बोला जा रहा है? देखिए, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुँचती है? तो किसी वृक्ष को ना, उसकी छाल अगर हम लोग उखाड़ें तो सबसे ज़्यादा हानि उस वृक्ष को पहुंचेगी। अगर हम उसकी छाल उखाड़ ले तो सबसे ज़्यादा डैमेज तब वृक्ष होता है, याद रखें। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि उसी टाइम पहुंचता है जब उसकी छाल को नष्ट कर दिया जाए, उखाड़ लिया जाए। छाल के नष्ट होने से वृक्ष में फ्लोएम उत्तक का कमी हो जाता है, ठीक है, जिससे खाद्य परिवहन की क्रिया जो है वो सही से नहीं चल पाती है उसमें। 31 देखते हैं, शुद्ध जल किस तापमान यानी फ़ारेनहाइट पर जम जाता है? तो शुद्ध जल जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ये जम जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 32 क्या बोल रहा है? ओके 32 बोल रहा है, अवतल लेंस में हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस में हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। 33 देखते हैं, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का जो तारत्व है वो निर्भर करता है आवृत्ति पर, याद रखें, ठीक है। ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। 34 देखते हैं क्या बोल रहा है। 34 में देखिए, गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और न्यूटन का तीसरा नियम से भी न्यूटन का पहला नियम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम से भी हम जानते हैं, याद रखें, ठीक है। चलिए 35 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। 35 में देखिए, इनमें से कौन ऊर्जा का एक इकाई नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसमें केजी मिली सेकेंड जो है, ये जो है ऊर्जा का इकाई नहीं है, ठीक है। 36 देखते हैं, रेक्टिफायर का उपयोग निम्न में से किसके परिवहन करने में किया जाता है? तो रेक्टिफायर का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है एसी से डीसी में, ठीक है। इसका जो है परिवर्तन करने के लिए रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। 37 देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? तो ये जो शक्ति है ना, ये सिर्फ संसद के पास है, ठीक है, याद रखें। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति सिर्फ संसद के पास है। 38, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? तो ये जो समाप्त की जाती है, देखिए, ये स्थगन द्वारा, ठीक है, सत्रावसन के द्वारा और विघटन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी के द्वारा, ठीक है। चलिए 39 देखते हैं क्या बोल रहा है। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है वो दिया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान के आधार पर, ठीक है। तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, मैंने आपको बहुत बार बताया है, ठीक है। इनमें से 238 सदस्य राज्य एवं संघ शासित प्रदेश से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य जो है 12 मेंबर्स, इनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है। 40 अब हम देखेंगे,
क्या बोल रहा है, देखिए भारतीय संविधान की उद्देशिका अभाव प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना जो है ये शुरू होती है हम भारत के लोग हैं, इस वर्ड से ये स्टार्ट होता है, याद रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 41 देखते हैं, क्या बोल रहा है, संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है। तो ये जो की गई है ना, देखिए 31वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा, ठीक है। 31वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, तो ये हुआ था 1973 में, याद रखें 1973 में ये हुआ था। इसके तहत लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ा के 545 कर दी गई। चलिए 42 देखेंगे अब हम, राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है। तो जो पूर्व मंजूरी, पहली मंजूरी जो आवश्यक है वो है राष्ट्रपति की, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। तो भारत के जो संविधान है उसमें आर्टिकल 3 के अंतर्गत राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि या कमी, नाम परिवर्तन, इन सबसे रिलेटेड बातें कही गई हैं और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। 43 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ जो सही सुमेलित नहीं है वो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 27। यहाँ पे ये गलत है, 25 से 28 होगा यहाँ पे हमारा सही स्टेटमेंट, ठीक है। तो आर्टिकल 25 से 28 हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे 44, क्या बोल रहा है, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराना प्रावधान है, चुनाव कराने का प्रावधान है। तो यहाँ जो है ना, देखिए इसमें कोई भी सीमा नहीं दिया गया है उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने पे चुनाव कराने के बारे में। ध्यान रखें यहाँ राष्ट्रपति की बात नहीं हो रही है, उपराष्ट्रपति की बात हो रही है। अब समझिए आर्टिकल 68(2), आर्टिकल 68(2) में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त होने पर यथाशीघ्र चुनाव कराए जाने का प्रावधान है, ठीक है। इसके लिए कोई समय सीमा नियत नहीं की गई है, ध्यान रखें, ठीक है। आर्टिकल 68(2) में उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर यथाशीघ्र, जितना जल्दी हो सके चुनाव कराने का प्रावधान है। इसके लिए कोई भी समय सीमा जो है यहाँ नहीं कहा गया है कि 14 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, 5 दिन के अंदर होना चाहिए, 30 दिन के अंदर होना चाहिए, नहीं, जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। यथाशीघ्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कौन सा शब्द, यथाशीघ्र, याद रखें, यथा है ना, शीघ्र, ठीक है, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। चलिए 45 देखते हैं, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये राज्यपाल का वेतन और भत्ते केंद्र की संचित निधि पर भारित होते हैं, ये जो है स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। संविधान के आर्टिकल 155 में, ठीक है, ध्यान से सुने, संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राज्यपाल के वेतन और भत्ते राज्य के संचित निधि पर भारित होते हैं, ठीक है। ध्यान रखें, राज्य का जो है राज्यपाल का वेतन और जो है भत्ते वो सब राज्य के संचित निधि पर भारित होते हैं, ना कि केंद्र के संचित निधि पे। यहाँ पे ये रॉन्ग है, सी हमारा सही हो जाएगा आंसर। 46 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विशेष राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। कौन आता है भाई, तो यहाँ पुलिस आते हैं, ठीक है। तो शिक्षा, परिवार नियोजन, वन्यजीव तथा वन्यजीवों का संरक्षण इत्यादि सभी जो है संवर्ती सूची के अंदर आता है। संवर्ती सूची से मतलब क्या है, मतलब स्टेट भी प्लस सेंटर भी, ये दोनों जने इस पे कानून बना सकते हैं, ठीक है। लोक सेवा, लोक व्यवस्था, कृषि, पुलिस इत्यादि ये सब राज्य सूची के विषय के अंदर आते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। चलिए 47 देखते हैं, क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो ये जो प्राप्त है, देखिए ये प्राप्त है संसद को, ठीक है। 48 देखते हैं, क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो किया गया था वो किया गया था 1938 में, ठीक है। चलिए गेल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो गेल की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1984 में, 1984 में, ठीक है। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड यानी गेल, ठीक है, गेल यानी भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना 1984 में किया गया था। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। 50 देखेंगे अब हम लोग। 50 में क्या बोल रहा है भाई, पूर्णतया स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, यह किस नियम से संबंधित है। तो ये जो संबंधित है, देखिए से का नियम से, ठीक है। से के नियम के अनुसार पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, यह नियम वस्तु विनियम और मुद्रा विनियम दोनों पर लागू होता है।
51 देखेंगे, रेखीय समिति का संबंध किससे है? तो रेखीय समिति का जो संबंध है वो है हमारे अप्रत्यक्ष कर से, ठीक। 52 देखते हैं क्या बोल रहा है, भारत में मौद्रिक नीति कौन निर्धारित करता है? तो भारत में जो है ना मौद्रिक नीति कौन निर्धारित करता है? वो करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, याद रखें, ठीक है। अब देखते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है कैलाश सांखला को। 54 देखते हैं, पटना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? पटना पक्षी विहार जो है एटा में स्थित है, याद रखें। पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना 1990 में हुआ था। चलिए 55 देखते हैं, हिडगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? हिडगल परियोजना तो ये है घाट प्रभा नदी पर हिडगल परियोजना है, याद रखें। और ये कहाँ है? तो ये है कर्नाटका में, ठीक है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है मनाया जाता है 5 जून को हर साल, ठीक है। 5 जून को इसका हर साल तो ये हम लोग मनाते हैं और इस बार जो है 2020 में इसका थीम क्या था? टाइम फॉर नेचर था, ठीक है। और सबसे पहला अगर बात की जाए तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 1973 में मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात हो रही है तो ये 1992 में इसका शुरुआत हुआ था, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है। और टाइगर की शुरुआत, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में इसका स्टार्ट हुआ था ये। 58 देखेंगे हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का थीम विषय क्या था? तो ये जो था ना देखिए, आवर सोल्यूशन आर इन नेचर, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 59 देखते हैं क्या बोल रहा है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का जो स्थान है वो है 142वां, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142वां जो है वो भारत का स्थान है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, याद रखें। 60 देखते हैं, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो एनएमसी के जो फर्स्ट अध्यक्ष जो बने वो प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा बने थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। 61 देखते हैं, इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया पॉजिटिव इसके लेखक कौन है इस पुस्तक के? तो ये जो है चेतन भगत इसके लेखक हैं, याद रखें। 62 तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तंजानिया की राजधानी तो ये जो है तंजानिया की जो कैपिटल है वो डोडोमा है, याद रखें, ठीक है। तंजानिया एक अफ्रीकी देश का एक कंट्री है जिसका जो कैपिटल है वो डोडोमा है। लीबिया की बात करें उसका कैपिटल तो त्रिपोला है, ठीक है। त्रिपोला जो है ये लीबिया का हो जाएगा। उसके बाद माली का बात करें तो बमाको है, ठीक है। बमाको का ये जो कैपिटल है वो माली का कैपिटल है। उसके बाद जो है अगर बात करें घाना की कैपिटल की बात करें तो अक्रा है, याद रखें। 63 देखते हैं क्या बोल रहा है, जिला स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी पीएफएमएस को संचालित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो ये जो पहला केंद्र शासित प्रदेश जो बना है ना वो जम्मू कश्मीर बना है, याद रखें। 64 देखते हैं, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस जो है वो हर साल कब मनाया जाता है? ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है और यह दिवस जो है 1971, ठीक है, कि युद्ध में भारत की पाकिस्तानी नौसेना पर विजय के याद में मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस। 65 देखते हैं क्या बोल रहा है, विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये जो स्थापित किया गया है दुर्गापुर में किया गया है, याद रखें। विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष यानी सोलर ट्री दुर्गापुर यानी पश्चिम बंगाल में CSIR यानी CMERI की आवासीय कॉलोनी में लगाया गया है। इस सौर वृक्ष की स्वच्छ और हरित ऊर्जा की 12,000 से 17,000 इकाइयों को बनाने की वार्षिक क्षमता है, जबकि इसका स्थापित क्षमता जो है 11.5 किलोवाट से अधिक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा 66, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है देखिए वो है मिनेक्स, भारत और मालदीव, यहाँ पे गलत है, ठीक है। भारतीय नौसेना और जापान समुद्री आत्मरक्षा बल जो है ये JMSDF के नाम से अपना पहला द्विपक्षीय मिनी काउंटर यानी मिनी एक्सरसाइज मिनिक्स इन्होंने अपना किया था, ठीक है। भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री नौसेना ने, तो मिनिक्स जो है यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, भारत मालदीव नहीं जापान हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 67 देखते हैं हम, 2020 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया? 2020 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए लुईस ग्लीस का चयन किया गया। 68 देखते हैं क्या बोल रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुष्क इकाइयों में ग्रीन कॉर्पेट बनाने के लिए जल कला योजना शुरू की?
तो ये जो स्टार्ट किया गया है ये है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा, याद रखें, ठीक है। 69 देखते हैं, किस सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो संजीवन नाम से जो मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है वो किया है बिहार गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो संजीवन ऐप बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किया गया है। इस ऐप के माध्यम से कोविड-19 से संबंधित जानकारी जैसे बचाव के उपाय, जांच, उपचार, नज़दीकी हॉस्पिटल में खाली बेड की जानकारी, ये सब इस ऐप के जरिए मरीज जो है प्राप्त कर सकता है। आई एम सॉरी। 70 देखते हैं, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं है। तो जो इसमें शामिल नहीं है वो कौन है, तो जसप्रीत बुमराह इसमें शामिल नहीं है। बाकी मनिका बत्रा को मिला, विनेश फोगाट को, रोहित शर्मा को, ठीक है। जसप्रीत बुमराह इसमें शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 71 देखते हैं, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। सही सुमेलित है यहाँ पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए सही सुमेलित जो है नुआखाई उत्सव उड़ीसा, ठीक है भाई। उसके बाद चापचर कूट उत्सव मिजोरम, ये भी ठीक है। और फूलदेई उत्सव उत्तराखंड, ये भी सही है। तो सारे के सारे हमारे सही हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 72 देखते हैं, क्या बोल रहा है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है। निःशुल्क सैनिकों के लिए बस सेवा जो शुरू हुआ है वो राजस्थान गवर्नमेंट ने हुआ, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। सशस्त्र सेनाओं के शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान मूल के सैनिकों को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी, यहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा है। 73 देखते हैं, क्या बोला जा रहा है, प्रसिद्ध व्यक्ति बलबीर सिंह जिनका निधन मई 2020 में हुआ वह किस खेल से संबंधित थे। तो वो जो थे वो हॉकी से रिलेटेड थे, ठीक है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 में 61वीं, जो कि 2019 में 61वीं वन सर्वेक्षण 16वीं वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आई थी, उसके अनुसार देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र प्रतिशत क्या है। तो ये मैंने कल भी बताया है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो हमारा जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, देखिए 21.67% है, ठीक है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के हिसाब से देश में कुल वनावरण जो है वो 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67% होता है। FSI द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर यह रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है, याद रखें। 75 देखते हैं, US ओपन 2020 के पुरुष विजेता डोमिनिक थिएम निम्न में से किस देश के खिलाड़ी हैं। तो ये जो है देखिए ये है ऑस्ट्रिया के, याद रखें ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं। अब मैं आपको जो एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है टेनिस से रिलेटेड कि कौन सा खिलाड़ी किस कंट्री से है, नहीं है। तो देखिए नोवाक जोकोविच जो इतने फेमस है उनका याद रखें वो सर्बिया से हैं। राफेल नडाल ये भी बहुत ही फेमस और बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी हैं, ये स्पेन से है। और अलेक्जेंडर जेवरेव जो है ये जर्मनी से हैं, याद रखें, ठीक है। 76 देखते हैं अब हम, क्या बोल रहा है, 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, ठीक है। तो ये जो आमंत्रित किया गया था ये सूरीनाम के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को आमंत्रित किया था और वो आए थे, ठीक है। चलिए 77 देखते हैं, क्या बोला जा रहा है, भारत की पहली सौर आधारित जल पूर्ति परियोजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया। तो ये जो शुरुआत किया गया था वो किया गया अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। 78 देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना किस देश में स्थापित किया जा रहा है। तो ये जो स्थापित किया जा रहा है वो किया जा रहा है फ्रांस में, याद रखें। विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना फ्रांस में स्थापित की जा रही है। इसका वजन लगभग 23,000 टन होगा। इसे वर्ष 2025 तक पूरा कर लिया जाने का लक्ष्य रखा गया है। 79 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA के लिए अगले 2 वर्षों के लिए अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है। तो ये जो चुना गया है देखिए भारत और फ्रांस, इन दोनों को ही चुना गया है। 80 नंबर देखते हैं, 27वां एपेक सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। तो 27वां एपेक 2020 का आयोजन जो है वो मलेशिया में किया गया है, याद रखें, ठीक है। 27वां एपेक सम्मेलन 2020 का आयोजन मलेशिया में किया गया, जबकि 28वां सम्मेलन जो है इसका आयोजन न्यूजीलैंड में होने वाला है, जो कि 2021 में किया जाएगा, ठीक है, याद रखें। एपेक सम्मेलन 2020 का विषय यानी थीम क्या था, तो ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल टुवर्ड्स अ रिलिजेंट फ्यूचर ऑफ शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, पिवट, प्रायोरिटाइज, प्रोग्रेस, ये था थीम, ठीक है। चलिए 81 देखते हैं, 81 में क्या बोला जा रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कितने चरणों में संपन्न हुआ।
तो बिहार विधानसभा चुनाव जो है ये 3 चरणों में इसका समापन हुआ। ठीक है, पहला चरण जो हुआ था देखिए इसमें 16 जिलों में ये हुआ था और 71 सीटों पर इसकी वोटिंग हुई थी। ठीक है, सेकेंड फेज में जो है ये 17 जिलों में कराया गया और 94 सीटों पर इसकी वोटिंग हुई और थर्ड फेज में 15 जिलों में ये कराया गया और 78 सीटों पर इसकी वोटिंग हुई, याद रखें। चलिए ठीक है, तो 3 चरणों में इसका हुआ था। 82 देखते हैं, 82 में क्या बोला जा रहा है। देखिए कोविड-19 के कारण मास्क को अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये जो बना देश का पहला राज्य वो है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 83, कठोपनिषद का संबंध किस वेद से है? तो कठोपनिषद का जो संबंध है वो हमारा है यजुर्वेद से। देखिए अब यजुर्वेद से सिर्फ कठोपनिषद का ही नहीं, बृहदारण्यक ये भी एक ग्रंथ है, इसका भी है, ईशोपनिषद का भी संबंध यजुर्वेद से है। ठीक है, 84 देखते हैं, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो थे कणाद मुनि। ठीक है, अब देखिए सांख्य दर्शन की बात की जाए तो ये कपिल मुनि थे, योग दर्शन की बात की जाए तो पतंजलि थे, न्याय दर्शन की बात की जाए तो गौतम ऋषि थे और पूर्व मीमांसा दर्शन की बात की जाए तो ये जैमिनी थे। 85 देखते हैं, मगध किस मगध सम्राट को कुणिक कहा जाता था? तो जो मगध सम्राट जिनको कुणिक कहा जाता था वो है अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु को कुणिक के नाम से भी जाना जाता था और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 492 से लेके 460 ईसा पूर्व तक, याद रखें। और यह अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पे बैठा था। 86 देखते हैं, हर्बे सर्ब नामक जो सिंचाई कर है, हर्बे सर्ब नामक सिंचाई कर को किसने लगाया था? तो हर्बे सर्ब नामक सिंचाई कर को जो है ना फिरोज तुगलक ने लगाया था। ठीक है, और ये जो है उपज का लगभग 1/10 भाग लिया जाता था। ठीक है, 87 देखते हैं, किस सूफी संत का आदि ग्रंथ में भी जिक्र किया गया है? तो जो सूफी संत का आदि ग्रंथ में भी जिक्र किया गया है वो है बाबा फरीद, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो प्रसिद्ध सूफी संत बाबा फरीद से गुरु नानक काफ़ी प्रभावित हैं और इसलिए आदि ग्रंथ में बाबा फरीद का जिक्र किया गया है तथा उनके शिष्यों का संकलन भी इस ग्रंथ में समाहित किया गया है। 88 देखते हैं, क्या है 88? तो किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण की थी? तो बाबर ने जो गाजी की उपाधि ग्रहण की वो खानवा का युद्ध जीतने के बाद की थी। ठीक है, तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 17 मार्च, याद रखें डेट को, 17 मार्च है ना 1527 में। ठीक है, मेवाड़ के शासक राणा सांगा और बाबर के बीच में इसका युद्ध हुआ था और इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ था तथा इसी के बाद इसने अपनी गाजी की उपाधि धारण की थी। 89 देखते हैं, किस मुगल शासक को अंग्रेजों ने तुरंत निर्वासित कर दिया था? तो अंग्रेजों ने तुरंत जो निर्वासित किया था वो बहादुर शाह सेकंड को किया था। ठीक है, बहादुर शाह सेकंड अंतिम मुगल शासक या बादशाह इसको आप कह सकते हैं। यह एक प्रसिद्ध शायर था इसलिए इसे जाफर भी कहा गया है। ठीक है, और 1857 में विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया जहां 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। 90 देखते हैं, 90 में क्या बोला जा रहा है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई थी? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये मैंगलोर की संधि के बाद जो है ये समाप्त हुआ था। ठीक है, इसमें हैदर अली की हार हुई थी तथा मैंगलोर की संधि के बाद जो है ना संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ था और इस समय गवर्नर कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था मैंगलोर की संधि के समय। 91 देखते हैं, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के बांकीपुर में आयोजित की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आयोजन है वो बिहार के बांकीपुर में 1912 में इसका आयोजन किया गया था। 27वां कांग्रेस अधिवेशन ये था और 1912 में बांकीपुर में इसका हुआ था और इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो RN माधोलकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, बांकीपुर में। 92 देखते हैं, लैंड होल्ड सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? लैंड होल्ड सोसाइटी, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना 1838 में की गई थी। 93 देखते हैं, मांटेग्यू घोषणा को किस भारतीय ने सूर्यविहीन उषा काल कहा था? तो सूर्यविहीन उषा काल जो ये कहा गया था वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। मांटेग्यू की घोषणा 1917 में इसकी घोषणा हुई थी मांटेग्यू की। ठीक है, और इस घोषणा को भारतीय उदारवादियों ने मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी है लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने इसे सूर्यविहीन उषा काल कहा था। ठीक है, 94 देखते हैं, 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो 1937 का जो प्रांतीय चुनाव हुआ था उसमें जो है कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह पीला बक्सा था, याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, दिए गए पुस्तक और उनके लेखक का सही मिलान करें। ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ जो सही हमारा जो मिलान हो जाएगा, देखिए आनंद मठ की हम बात कर लें तो आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, और 4 हमारा सही हो जाएगा। अभ्युदय जो है, अभ्युदय मदन मोहन मालवीय हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। और उसका बाद ब्रोकन विंग जो है, ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू सही हो जाएगा। और इंडिया टुडे रजनी पामदत्त, ठीक है। तो हमारा जो इसका इसमें जो सही कूट बैठता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए 96 देखते हैं। रेशम रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? रेशम रुमाल षड्यंत्र जो है किससे संबंधित है? तो ये जो है ना मौलवी उबैदुल्लाह संधि से ये संबंधित है, ठीक है। रेशम रुमाल षड्यंत्र वे खुदाई सेना के संबंधित ये थे, मौलवी अब्दुल्ला सिंधी, ठीक है। चलिए 97 देखते हैं। प्रथम 10 पूर्ण संख्या के घनों का योग क्या होगा? देखिए यहाँ से कुछ मैथ क्वेश्चन है तो इसका मैं फटाफट आपको आंसर दे दूंगा, आप इसके स्क्रीनशॉट लें आंसर्स के और खुद से जरूर सॉल्व करें। तो प्रथम 10 पूर्ण संख्या के घनों का जो योग हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन इसमें हो जाएगा 2025, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 98 में देख लेता हूँ। 11 संख्याओं का औसत 35 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32 हो तथा और अंतिम 6 का औसत 37 हो तो छठी संख्या क्या होगी? तो जो छठी संख्या हो जाएगी वो 29 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 99 देख लेते हैं। 99 में क्या बोला जा रहा है, देखिए किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए और 42% अंग्रेजी में फेल हुए हैं। यदि 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है? तो ये दोनों विषयों में जो पास हुए छात्र हैं वो हो जाएंगे 44%, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन आज का हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। यदि a + b + c = 0 हो तो a² बट्टा 2bc, ठीक है, प्लस b² बट्टा 2ca प्लस c² बट्टा 2ab का मान क्या होगा? तो ये जो मान हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 1/1/2, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा इडुटीरिया का सेट नंबर 5। उम्मीद करता हूँ ये सेट आप लोगों को पसंद आया, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और जो सेट का कट ऑफ मार्क्स 66 नंबर रखा गया है कि आपने इसको टच करा, पार करा या नहीं करा, कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, कल दोबारा से मिलते हैं एक और नए सेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।